रजिस्टर है ये सेक्शन नंबर 88 कहता है। सेक्शन नंबर 88 क्या कहता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ेगा हर एक कंपनी को। क्या बनाना पड़ेगा बोलो? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ेगा। अब देखो हर एक कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी कि रूम, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, ये 3 प्रकार के रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात आएंगी तो ईच क्लास वाइज, जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस, और उसके अंदर भी अगर क्लासेस होंगे तो वो क्लासेस के अनुसार आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके अंदर आप शो करोगे मेंबर्स की कौन इंडिया के अंदर है और कौन इंडिया के बाहर है। सर MGT 1 के अंदर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाते हो और MGT 2 के अंदर आप रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स बनाते हो। ठीक है सर। और क्या, फिर देखिए कंपनी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डिंग को कंपनी को मिली जाती है जब वो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर रही है। लेकिन रजिस्टर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में यहाँ पे आपको ईच मेंबर के डिटेल्स बुलाना पड़ेगा। क्या क्या बुलाओगे आप जरा बताइए सर। आपको नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन, सिन नंबर, नेशनैलिटी, DOB और नॉमिनी की डिटेल्स लगेंगी। सर अगर माइनर है ना बेटा, तो माइनर के केस में गार्डियन की डिटेल्स लगेंगी। किसकी डिटेल लगेंगी बोलो जल्दी से? गार्डियन की डिटेल्स लगेंगी। ओके सर। फिर अपन ने बोला था कब मेंबर बने और कब मेंबर बनना छूट गए वो भी बताओ। फिर इसके अलावा अमाउंट ऑफ गारंटी कितनी है और बाकी इंटरेस्ट या इंस्ट्रक्शंस क्या है उसके बारे में बताइए। फिर बोला गया था अगर आप पुराने कंपनीज एक्ट में यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आप रजिस्टर को मेंटेन करते थे तो आपने उन रजिस्टर को ट्रांसफर कर देना है MGT 1 के अंदर या MGT 01, एक ही बात है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। ठीक है सर। फिर और क्या बोला? फिर यहां पे बोला गया अदर डिटेल्स जो कॉमन है सारे रजिस्टर को लेके। कितने दिनों में आपको एंट्री करना पड़ेगा? तो अलॉटमेंट से 7 दिनों के अंदर एंट्री करना। सर अगर किसी भी प्रकार का शेयर में फॉरफीचर होता है, बायबैक होता है, इसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आप देते हो या स्वेट इक्विटी शेयर्स आप देते हो, कुछ भी प्रकार पे शेयर्स में छेड़खानी होती है तो जब से वो अप्रूवल हुआ है छेड़खानी, वहां से 7 दिनों के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। क्या? यस सर। फिर बोला जा रहा है प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर। रजिस्टर को कहां पे रखोगे? तो रजिस्टर को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना। कहां पे रखना बोलो? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो कहीं और भी रख सकते हो, गोवा में भी रख सकते हो अगर SR पास होता है और गोवा में 1/10 ऑफ मेंबर से ज्यादा वहां पे रिसाइड करते हैं। मतलब सर मेरे को एक बात बताओ, 1000 मेंबर्स है तो कम से कम 101 वहां पे रिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं 100 मेंबर एक की मुंडी रख दो बोले वहां पे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मोर देन, कितना बोला? मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर वहां पे चाहिए। अदर इंफॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा, मतलब वो रजिस्टर के अंदर और अदर इंफॉर्मेशन देना। क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन? सर अगर कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, कोई रेवेन्यू अथॉरिटी है या सेबी है, अगर इनसे ऑर्डर पास होता है डिविडेंड या इंटरेस्ट का तो आपको क्या देना पड़ेगा? सर आपको रजिस्टर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको उस ऑर्डर का रेफरेंस कि देखो 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 ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा क्या रजिस्टर में? हाँ आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या है देखिए फिर बोला जा रहा है अगर सर कंपनी है और कंपनी की सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, और कंपनी का प्रमोटर अगर उस सिक्योरिटी को प्लेज या हाइपोथिकेट कराता है ना, तो आपको प्लेजी या रिवोकेशन की डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। किसमें दोगे आप? रजिस्टर में आप दोगे इवेंट से 15 दिनों के अंतर्गत। क्या कहा मैंने? बोलो इवेंट से 15 दिनों के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। क्या? यस। याद है आपको मैंने अनंत अंबानी की शादी थी इसलिए मुकेश अंबानी को रिलायंस के शेयर प्लेज करना पड़ा, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। तो ऐसे केस के अंदर अपन लोग बोलेंगे कि जब से आपने वो इवेंट हुआ है प्लेज करने का, वहां से 15 दिनों के अंतर्गत, कितने दिनों के अंतर्गत? 15 डेज के अंतर्गत एंट्री आनी चाहिए रजिस्टर के अंदर। सर मुझे एक बात बताइए, अगर लिस्टेड कंपनी का प्रमोटर कोई जॉइंट वेंचर में एंटर करता है और वो लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज को प्लेज कराता है तो उसकी डिटेल भी आपको 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा। सर कोई भी कंपनी के मेंबर्स के नाम में चेंजेस होते हैं, जैसे डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ट्रांसफर टू IPF हो गया या कोई भी अदर चीज हो गई, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा रजिस्टर के अंदर। सर रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर पास करके रेक्टिफिकेशन बोल सकती है कि आपने रेक्टिफिकेशन करो रजिस्टर में। जैसे मैंने, कोई याद है आपको, ऐश्वर्या खान हो गया था तो हमने बोला ऐश्वर्या बच्चन कराओ करके। फिर यहाँ पे क्या होता है, आपको इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है नेम्स का।
इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे नोटबुक में अपने इंडेक्स है उसी प्रकार से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का भी आपको इंडेक्स बनाना पड़ता है। अब ये जो मेंबर है ना, ये अगर 50 से नीचे है तो इतने कम मेंबर्स का क्या तो बनाना इंडेक्स, लेकिन अगर 50 या उससे ऊपर है तो आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा, समझना। और क्या बोला, इंडेक्स आप कैसे बनाओगे, इंडेक्स आप जो है अलॉटमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। सर अगर रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी द्वारा मेंटेन किया जाता है तो अपन ऐसा बोलेंगे, मान लो जैसे कंपनी ने ही रजिस्टर को सेक्शन नंबर 88 का कंप्लाई करके बना लिया, ये सेक्शन 88 आपका समाप्त हुआ। फिर मैंने आपको बताया था फॉरेन रजिस्टर के बारे में। सर मान लो आपकी कंपनी है, आपके कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है वो फॉरेनर्स है, तो आप क्या चाहते हो, फॉरेनर्स का डिटेल बाहर के देशों में ही रह करके, तो फॉरेन रजिस्टर आप बनाओगे, क्या बनाओगे बोलो, आपको फॉरेन रजिस्टर बनाना, ठीक है, ओके सर। अब ये जो फॉरेन रजिस्टर है ना, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको एओए का अथराइजेशन लगेगा। और आउटसाइड इंडिया आप बना सकते हो, क्या आउटसाइड इंडिया बना सकते हो फॉरेन रजिस्टर जो पार्ट माना जाता है रोम का, आरओडीएच का और रोश का, समझ गए क्या आप बात को, यस सर। फिर अपन ने क्या बोला, अदर रिक्वायरमेंट। सर डेट ऑफ ओपनिंग से 30 दिनों के अंदर कंपनी ने इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को कि देखो देखो हमने फॉरेन रजिस्टर को ओपन कर लिया है एमजीटी 3 के अंदर, और आप तो जानते हैं पैसा तो देना ही पड़ेगा आरओसी को। फिर देखो अगर आप चेंज या डिसकंटिन्यू करते हैं तो भी 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना। फॉरेन रजिस्टर पार्ट माना जाता है प्रिंसिपल रजिस्टर का, और वो सेम फॉर्मेट में बनाया जाएगा जो एक प्रिंसिपल रजिस्टर बनाया जाता है। फिर क्या बोला, फॉरेन रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपीज निकाल सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं सेम मैनर में जैसे एक प्रिंसिपल रजिस्टर होता है। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर, और वो भी उस प्लेस पे वेयर रजिस्टर इज केप्ट, ठीक है ना। जैसे दुबई में रखा है तो दुबई में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। सर जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, अगर ये कोई रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर देती है तो आप क्या बाइंडिंग रहोगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पे बाइंडिंग रहते हो। फिर क्या बोला गया, देखो जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी अप्रूव करती है तो उसके बाद ही आपने अलॉटमेंट करना है बेटा। फिर बोला जा रहा है एंट्री से 15 दिन के अंदर कॉपी देना पड़ेगा आपको आरओ को, मतलब किसको, आरओसी को, यहाँ पे आपको रेमिट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस को। यानी क्या, फॉरेन रजिस्टर में जब से आपने एंट्री पास किया है तो वो एंट्री से 15 दिन के अंतर्गत उस एंट्री की पूरी डिटेल्स, क्या कहा मैंने बोलो, उस एंट्री की पूरी डिटेल्स आप दोगे किसको, रजिस्टर्ड ऑफिस को दोगे, बोलो किसको दोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस को दोगे, ठीक है सर। फिर बोला गया डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर, ये आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। इसकी कॉपी ऑफ एवरी, जितने भी आपके फॉरेन रजिस्टर है उसकी कॉपी आपने बनाना है, और ये डीम्ड माना जाता है पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन रजिस्टर से रिलेटेड है तो आप उसको कहीं पे भी लिख सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो जो एग्जिस्टिंग एंट्री है वो दूसरे फॉरेन रजिस्टर में डाल दो, या इसको प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफर कर दो, क्या कर दो बोलो, ट्रांसफर कर दो प्रिंसिपल रजिस्टर को, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। सर कोई भी पेनल्टी यहाँ पे कितनी लगेंगी, 3 लाख से 5,000 की पेनल्टी यहाँ पे लगती है ओआईडी को, और कंपनी को लगती है 3 लाख रुपए की पेनल्टी। नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा होता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस। नॉमिनेशन की पूरी डिटेल्स आपको देना पड़ता है। अथेंटिकेशन, एंट्री को अथेंटिकेट कौन करेगा, मतलब क्या, जैसे देखो मान लो किसी पर्सन ने ये रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर एंट्री पास किया, तो इस एंट्री को अथेंटिकेट यानी कि अप्रूव कौन करेगा, तो वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा, लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड के द्वारा कोई भी अथॉराइज्ड पर्सन भी कर सकता है, क्या, बिल्कुल कर सकता है। बस ध्यान रखना जब भी वो अथॉराइज करे तो बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट उसको मेंशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट उसको मेंशन करना पड़ेगा। और ये हुआ अपना फॉरेन रजिस्टर से रिलेटेड पूरा यहाँ पे रिवीजन। क्या आप बात को समझे, सारे लोग बोलेंगे जल्दी से मेरे को, क्या आप लोग बात को बढ़िया से समझ रहे हैं क्या, यस सर परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है ना। चलिए सर, तो अपन ने क्या देखा सर, अपन लोगों ने यहाँ पे देखा बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे कंक्लूजन यहाँ पे अपन ने समाप्त किए, ठीक है ना। चलिए सर आ जाएंगे क्या, यस सर। देखो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला वाला पॉइंट कौन सा है देखिए, अगला वाला पॉइंट है सेक्शन नंबर 89 की ओर चल रहे हैं हम लोग, किसकी ओर चल रहे, डे
2 आज अपना चालू हो रहा है और जहां पे हम लोग सेक्शन नंबर 89 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग बात करें ना तो अभी हम लोग को क्या देखना है सर, अभी हम लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट यहाँ पे 50,000 करो, 5,000 नहीं है 50,000 है, ये 3 लाख है और वो 50,000 है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई होंगी मेरे से, तो आप इसको यहाँ पे 50 यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर आ जाओ यहाँ पे। कौन सा पॉइंट नहीं समझा आपको? 7th वाला पॉइंट नहीं समझा आपको? ये वाला पॉइंट नहीं समझा, ये बोल रहे हो आप? देखो क्या सर, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी अप्रूव करती है, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी अप्रूव करती है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको यहाँ पे अलॉटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से? उसके बाद यहाँ पे आपको अलॉटमेंट, उसके अलॉटमेंट होने के बाद ही आप एंट्री करना। समझो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी अप्रूव करती है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू फॉरेन ऑफिशियल्स, मतलब आपका क्या कहना है? देखो मान लो सर आपकी जो सिक्योरिटीज है ये आपने बाहर फॉरेनर को नहीं दिया, तो क्या फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना है क्या? नहीं। सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपने अलॉट कर दिया तो अलॉट करने के बाद आपको करना पड़ेगा क्या? यस सर, अलॉट करने के बाद ही आप कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है 7th वाले पॉइंट का। तो जब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी अप्रूव करेंगी उसके अलॉटमेंट, उसके बाद ही आप क्या करोगे? एंट्री को पास करोगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए सर